भरोसा। वंदना, ओ वंदना, इतनी देर से तुम्हें बुला रही हूँ, सुनती नहीं? सुनती क्यों नहीं? वंदना के कमरे में प्रवेश करते हुए ननद ने नेहा से कहा। दीदी, वो मैं बाथरूम में थी, कुछ काम था आपको? हाथ पोंछते हुए वंदना ने कहा। हाँ, वो मम्मी कह रही थी कि छोले भटूरे भी बना दो, सादे दाल चावल हमारे गले नहीं उतरते। वंदना ने जवाब की प्रतीक्षा किए बिना ही नेहा कमरे में चली गई और वंदना सोचने लगी, अब ये क्या नया बखेर आ गया। नाश्ते में ही तो दाल की कचौरी खाई है, फिर दोपहर में पालक पनीर, और अब रात को भी इतना हैवी खाना कैसे खाएंगे? पर उससे अब एक वक्त पर छोले भटूरे कैसे बन सकते हैं? अब ऐसे वक्त पर छोले भटूरे कैसे बन सकते हैं? छोलों को तो भिगोना पड़ेगा और शाम के 7 बज चुके थे। मम्मी जी अपने छोले भटूरे बनाने को कहा है इस समय। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ वंदना? मतलब हद है। मैंने कमरे में आकर तुम्हें कहा, लेकिन फिर भी तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है। जो तुम मम्मी से कंफर्म करने आ गई, जो बनाना है जाकर बनाओ, मेरा क्या जाता? मैं कौन होती हूँ कुछ बोलने वाली? अचानक से नेहा चीखने लगी। लेकिन दीदी, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी कि छोले भिगोए हुए नहीं हैं, और ऐसे में वंदना ने अपनी बात समझानी चाहिए। रहने दो वंदना, तुम क्या कहना चाहती हो मैं अच्छी तरीके से समझती हूँ। मायके में आई हूँ, छोले भटूरे खाने की इच्छा हुई तो मम्मी से कहा, मम्मी ने तुरंत हाँ कर दिया। लेकिन तुम्हारे तो नखरे ही बहुत हैं, ना जाने कैसे झेल रहे हैं तुम ये सब। इतना कहकर नेहा आंसू बहाते हुए दूसरे कमरे में चली गई और दूसरी तरफ सास गीता जी भी वंदना की तरफ गुस्से से देखते हुए नेहा के पास चली गई। वंदना समझ चुकी थी कि आज फिर घर में हंगामा होने वाला है और जिसमें सारे इल्जाम वंदना के सर आने वाले हैं। बहुत सी बातें सुनाई जाएंगी और आखिर में उसे गलत साबित करके माफी मांगने पर मजबूर किया जाएगा। एक बार फिर से आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें पोंछकर वंदना ने छोले गर्म पानी में भिगो दिए, फिर मीठा सोडा डालकर सीटी लगवा दी और छोले बना दिए। लेकिन आंखों के आंसू आज रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हालांकि ये सब उसके लिए नया नहीं था। जब भी दीदी आती थी, महीने के 20 दिन आंखें भीगी हुई सी रहती थी। उसे कभी समझ ही नहीं आया कि दीदी हर बार ऐसा क्यों करती है। बिना बात के घर में हंगामा करना, वंदना को परेशान करना, रुलाना, आखिर क्या मिलता है इन सब से? उन्हें खाना बनाकर वंदना मुड़ी ही थी कि सामने बुआ जी को खड़ा पाया, जिन्हें देखकर वंदना ने अपने चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी। इस झूठी मुस्कान के पीछे के दर्द को बुआ जी समझ चुकी थी, इसलिए उन्होंने वंदना के सर पर प्यार से हाथ फेरा और बिना कुछ कहे उसे गले से लगा लिया। वंदना की रुलाई फूट पड़ी। 2 मिनट बाद बुआ जी ने वंदना को चुप कराया और सिर्फ इतना कहा कि बेटा, मैं सब जानती हूँ और समझती हूँ, तू चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगी। इतना कहकर बुआ जी एक बार फिर वंदना के सर पर हाथ फेरा और बाहर चली गई। कुछ देर बाद वो नेहा के पास गई। गीता जी भी वहीं बैठी हुई थी। वंदना की बुराइयों का कार्यक्रम चालू था, लेकिन बुआ जी को देखते ही शांति छा गई। अरे भाभी, अब तक यहाँ बैठी हो क्या? अब छोड़ो भी बात करो। वैसे माफ करना, लेकिन मैंने ही कहा था वंदना को दाल चावल बनाने के लिए। नेहा के पास में बैठते हुए बुआ जी ने कहा, कोई बात नहीं दीदी, छोड़िए, जो हुआ सो हुआ। गीता जी ने कहा, हाँ वही तो। और नेहा, मुझे तुझसे एक बात पूछनी थी। तेरा देवर है ना विशाल, क्या है उम्र उसकी? कैसा लड़का है? क्या कमाता है? जरा बताना तो उसके बारे में। मेरा देवर? हाँ, सब कुछ बढ़िया ही है। पर किसके लिए? है ना एक लड़की, बाद में बताऊंगी कौन है, पर तू सच सच बता, सब ठीक है ना? खैर ठीक ही होगा, बड़ा खानदान, पैसा, सुविधाएं और बड़ी बड़ी बातें, सास ससुर नहीं तो पूरी आज़ादी है, किसी चीज का बंधन नहीं। बुआ जी ने पासा फेंका, काहे की आज़ादी?
दीदी सास ससुर नहीं तो क्या हुआ, ननद जो सर पर बैठी है पड़ोस में ही रहती है, जब चाहे घर आ जाती है और बड़ी होने के नाते पूरा कंट्रोल रखना चाहती है। नेहा पर अब तक चुपचाप बैठी हुई गीता जी ने कहा, और नहीं तो क्या बुआ जी, किसी चीज की कोई आज़ादी नहीं है, जीना मुश्किल कर रखा है। ननद ने जब चाहे घर आ जाती है, यह मत करो वह मत करो, यह क्यों बनाया वो क्यों बनाया, माँ ऐसा नहीं करती थी, माँ वैसा नहीं करती थी, इतने महंगे सामान क्यों लिए, इनकी इजाज़त के बिना तो घर में कोई बढ़िया सब्जी भी न बने, और तो अगर इनकी कोई बात न माने तो घर में हंगामा खड़ा कर देती है, हम पति पत्नी के बीच लड़ाइयाँ करवा देती है। हे भगवान, न जाने क्या मिलता है लोगों को ऐसा करके, अपने मायके में आकर अपनी भाई भाभी की जिंदगी में जहर घोलना कितना गलत है ये। बुआ जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा बुआ जी आपने, लेकिन कौन समझाए ऐसे लोगों को, दूसरे का तो पता नहीं नेहा, लेकिन तुझे मैं समझा रही हूँ बेटा, जो तेरे साथ हो रहा है उसकी खुनस अपनी भाभी की जिंदगी में जहर घोल कर क्यों निकाल रही है। दीदी ये आप क्या कह रही हैं? एक मिनट भाभी, मुझे बोलने दीजिए, फिर आपको मुझे गलत समझना है या सही, यह आपकी मर्जी है। हाँ तो नेहा, तुम्हारा कहना है कि तुम्हारी ननद तुम्हारे घर आकर तुम्हारी जिंदगी पर पूरा कंट्रोल करना चाहती है, तो तुम भी तो वही कर रही हो। वंदना ये मत करो वो मत करो, ऐसा खाना बनाओ वैसा खाना मत बनाओ, तुम भी तो ये सब कुछ कर रही हो। पिछले 8 दिन में तुम 4 बार अपने मायके में हंगामा कर चुकी हो, न जाने कितनी बार वंदना को रुला चुकी हो। क्या तुम गलत नहीं कर रही हो? मैंने माना कि तुम अपनी ननद से परेशान हो, तो क्या जरूरी है कि तुम भी वही करो? नेहा तुम तो समझदार हो, तुम्हें तो यह सोचना चाहिए कि जिस बात ने तुम्हें परेशान किया है, कम से कम वह दुख किसी और को न दो, लेकिन तुम तो उल्टा अपनी भाभी को परेशान करने में लग गई। तुम्हारे साथ जो गलत हुआ उसकी खुन्नस क्या दीक्षा से निकलवाना जरूरी है? ननद तुझे परेशान करती है तो तुझे तो एक अच्छी ननद बनकर दिखाओ, थोड़ी समझदारी दिखाओ और खराब होते हुए ननद भाभी के रिश्ते और अपने मायके को बचा लो। दीदी सही कह रही है नेहा, आखिर खुनस भाभी से ही क्यों निकालनी? वैसी गलती तो तेरी भी है, चाहती तो तुझे रोक सकती थी, लेकिन बेटी की अंतिम मुंह में पड़कर मैं भी सही को सही और गलत को गलत कहने की जिम्मेदारी नहीं निभा पाई। लेकिन अब बस तेरी बेटी और तेरी ननद के बिगड़े हुए रिश्ते की छाया इस रिश्ते पर मत पड़ने दो। गीता जी भी अपनी बेटी को समझाया। भीगी हुई आंखों से सिर हिलाकर नेहा जी ने अपनी मौन स्वीकृति दे दी।